नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से और आज बात होगी नई शिक्षा नीति की। मकसद है, प्रयोजन है, नई शिक्षा नीति का 1 साल पूरा हो चुका है, तो इस बहाने नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श हम कर रहे हैं एक साप्ताहिक श्रृंखला के तौर पर। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मानविकी विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर HP शुक्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 1 साल नई शिक्षा नीति को लागू हुए पूरा हो चुका है। बहुत अरसे के बाद ये नीति आई थी। किस तरह से देखते हैं आप? मानविकी विद्या शाखा के हैं तो काफी लचीला इस शिक्षा नीति को बनाया गया है कि इंजीनियरिंग के छात्र भी मानविकी के विषयों को लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैसे देखते हैं इस शिक्षा नीति को? देखिए, जब शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी तो इससे हमें बड़ी आशाएं बंधी थी और सिद्धांत रूप पे कई जगह ये एक नई पहल करने की कोशिश करती है शिक्षा नीति और इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, बड़े सुंदर संकल्प हैं। सिद्धांत रूप में किसी भी व्यक्ति का इससे कोई विरोध नहीं हो सकता है, कोई कमी हम नहीं ढूंढ सकते हैं। एक तरीके से फिर से जो राष्ट्रीय अस्मिता है उसको केंद्र में लाने का प्रयास किया गया है इस शिक्षा नीति में। तो यह सब बहुत ही सुंदर प्रयास है। मेरी चिंता अगर है तो वो केवल इस बिंदु पर कि सिद्धांत में और व्यवहार में बहुत फर्क होता है। इस नीति का क्रियान्वयन हम कैसे करेंगे? जो ग्राउंड रियलिटी है वहां पर इसको हम कैसे ले आ पाएंगे, ये चिंता की बात है। जैसे मैंने कहा कि बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं, ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य की बात इसमें कही गई है। एक और जो चीज ये शिक्षा नीति कहती है कि जो अध्यापक वर्ग हैं, जो शिक्षक हैं, उनको समाज में उनका जो आदर है, उनका जो सम्मान है, उसकी फिर से जो है प्रतिष्ठा करना आवश्यक हो गया है। अच्छी बात यह है कि शिक्षा नीति इस बात का संदर्भ लेती है कि शिक्षकों की जो सामाजिक स्थिति है उसमें पिछले दिनों से गिरावट आई है। उनके प्रति समाज में वो सम्मान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, इसीलिए उसकी पुनर्प्रतिष्ठा की बात की गई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने इसका ध्यान रखा है कि ये परिस्थितियां हैं जी। लेकिन इसको करेंगे कैसे, प्रश्न यहाँ होता है। जैसे ये सिद्धांत रूप में मैं अगर कहूँ तो ये मैं पढ़ रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ। कहते हैं, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट हेल्प रिक्रूट द वेरी बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट to enter the teaching profession at all levels। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन पूरे समाज में, मैं खाली शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नियुक्तियों में जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पे इस चीज को देखा जा सकता है कि हम जो वेरी बेस्ट कह रहे हैं वो हम ला नहीं पा रहे। तो चिंता ये होनी चाहिए कि क्या ये संकल्प तो बड़ा सुंदर है, लेकिन क्या आप ऐसा कर रहे हैं, क्या ऐसा कर पा रहे हैं? जी। और हमारी व्यवस्था की कौन सी सीमाएं हैं जो हमें रोकती हैं कि हम जो वेरी बेस्ट टीचर्स हैं उनको रिक्रूट करें? तो अभी तो नहीं हो रहा है और संकल्प बहुत सुंदर है जी। हाँ, लेकिन उसमें क्या रुकावटें आ रही हैं, क्या रोड़े आ रहे हैं, इसकी तफसील होना बहुत जरूरी है, तभी हम इस पे काम कर पाएंगे जी। तो सर, लगता है कि जो रिक्रूटमेंट के तरीके हैं उनमें कुछ बदलाव होना चाहिए या शोध पर ज्यादा फोकस हमें करना चाहिए कि गुणवत्ता की रिसर्च हो तो अच्छे टीचर्स पहुंचे। मुझे लगता है कि रिक्रूटमेंट में जो दबाव है, जो दबाव से मुक्त होना, जैसे ऑटोनॉमी की बात तो शिक्षा नीति करती है कि ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी संस्थानों को अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार से और उनको जो जिस तरह के शिक्षक चाहिए, जिन योग्यताओं को धारण करने वाले शिक्षक चाहिए, उसके चुनाव में उनको पूरी ऑटोनॉमी जब तक आप नहीं देंगे
जब तक जो अनावश्यक दबाव हैं सत्ता के, जब तक उन्हें नहीं हटाएंगे तब तक ईमानदारी से आप रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएंगे। संकल्प करना, मैंने कहा ना कि नई शिक्षा नीति बहुत ही सुंदर संकल्प है, लेकिन उस संकल्प के क्रियान्वयन में समस्याएं हैं और उसकी ओर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे बहुत सुंदर लगा कि जो बच्चों की शिक्षा है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल तक की जो शिक्षा है, उस पे शिक्षा नीति में बहुत ज्यादा उसके बारे में कहा गया है, उस पे ध्यान दिया गया है। ये प्रशंसा करने की चीज है। मैंने कहा शिक्षा नीति में बहुत सारी बहुत ही सुंदर बातें कही गई, लेकिन इतना ध्यान दिया गया है प्राइमरी। मुझे लगता है कि शिक्षा का जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो स्कूली शिक्षा है। और अगर आप शिक्षाविदों की बात लें, जो शिक्षा के दर्शन जिनको हम लोग देखते हैं, तो वो सब लोग जो है स्कूल की बात करते। स्कूल इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर यूनिवर्सिटी एंड योर कॉलेजेस एंड योर हायर एजुकेशन, क्योंकि नींव तो पौधे की आप वहीं से लगा रहे हैं। पेड़ कैसा बनेगा ये उस पर ही वहीं पे निर्भर हो जाता है। अगर वहां पे कमजोर है बच्चा, अगर उसकी शिक्षा दीक्षा सही नहीं हो रही है, तो वो कमियां ऊपर तक चली आती हैं और बाद में कोई उस पर सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान हमें स्कूली शिक्षा पे देनी चाहिए और उसके लिए बड़ा सुंदर जो है संकल्प किया गया है। लेकिन कहीं मुझे लगता है कि बहुत मैकेनिकल तो नहीं हो रहा है। मतलब उसको इतना ज्यादा डिफाइन किया गया है कि आंगनवाड़ी की शिक्षा है, जहां पे पहले 5 वर्ष जो है क्लास 2 तक, 3 साल जो है आंगनवाड़ी की, और फिर क्लास 1 क्लास 2 के 5 वर्षों की जो शिक्षा, यानी 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के बच्चों को वहां पे आप दे रहे हैं। और उसका आप देखिए इतना ज्यादा डिफाइन कर रखा है कि एनसीईआरटी किताबें तैयार करेगी, एनसीईआरटी मेथोडोलॉजी तैयार करेगी, एनसीईआरटी ये भी तय करेगी कि शिक्षकों की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, आदि आदि। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आप व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आप एक मैकेनिकल सिस्टम की आप वो कर रहे हैं, और बच्चों को मैकेनिकली नहीं पाला जा सकता है। जैसे एक तरफ तो आप कहते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा लव मिलना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, केयर होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, इन सब चीजों के साथ उन्हें पालना चाहिए। तो लेकिन ऐसा, और ऊपर से आप एक सिस्टम लाद रहे हैं कि ये पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा, उसको ये दिया जाएगा। आपने एक 20 आइटम की लिस्ट दी है। तो जो वहां पे जो आंगनबाड़ी में जो शिक्षक है या जो शिक्षिका है, वो आपका कोर्स वर्क पूरा करेगा जो आपने लाद रखा है। कितना नंबर का ज्ञान होना चाहिए, इतनी कहानियां बताई जाएंगी, इतने नाटक होंगे, इतनी वो होंगे, फिर तो मैकेनिकल हो गया। वो तो कागज वो पूरा करेगा, सिलेबस पूरा करेगा। तो ये एनसीईआरटी सिलेबस तैयार करेगी उसको, ये इस सब पे सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे खामियां हैं। और एक नेशनल सिलेबस या एक नेशनल फॉर्मेट आप ऑल ओवर द कंट्री आप लाद रहे हैं कि वही फॉर्मेट जो है दिल्ली में भी लागू होगा, वही फॉर्मेट पिथौरागढ़ में भी लागू होगा, चंपावत में भी लागू होगा, या जो और दूर दराज के क्षेत्र हैं। जी, तो भाषाई विविधता और भौगोलिक विविधता का ध्यान नहीं रखा गया है। हाँ, ये जो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम किया जा रहा है। जी जी। हाँ। सर, हम देखते हैं कि अभी तो खैर सतत मूल्यांकन की बात लगातार हो रही है स्कूली शिक्षा में भी, और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा कर दिया गया है। पहले टीचर सेंटर्ड जो होती थी, तो ये तो पिछली शिक्षा नीतियों ने भी इस पर फोकस तो किया ही है। भाषाई कौशल को लेकर हमारे बच्चे काफी पिछड़ जाते हैं, तो भाषा को लेकर भी इसमें कुछ खास प्रावधान किए गए हैं कि क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। टीचर्स, अगर किसी खास क्षेत्रीय इलाके में अगर कोई टीचर नियुक्त किया जा रहा है तो उस इलाके की भाषा का भी उसके रिक्रूटमेंट में वो नियम रखा जाए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा संकल्प जो है वो बहुत सुंदर है जी। और ये कहा गया है कि भाषाओं की जो आवश्यकता है, नीति ये कह रही है कि देयर विल बी a major effort from both the central and state governments to invest in large number of language teachers in all regional languages around the country. तो
भाषा एक शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है और इस पे ध्यान दिया गया है। मैंने कहा ये बहुत सुंदर संकल्प है, लेकिन इस पे कुछ और आगे जाकर के सोचने की आवश्यकता है। ये भी कहा गया है आगे की जो मातृभाषा है, एक और जगह कहा गया कि एज सो मेनी डेवलप्ड कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड have amply demonstrated, being well educated in one's language, culture and traditions is not a detriment, but indeed a huge benefit to educational, social and technological advancement, etc., etc. Indian languages are among the richest, most scientific, most beautiful and most expressive in the world, with a huge body of ancient as well as modern literature. तो भाषाओं की, भारतीय भाषाओं का जो सौंदर्य है, उनकी जो एक बहुत समृद्ध परंपरा है, उसके बारे में गौर किया गया है और उसको फोकस में लाने की बात की गई है। लेकिन इस भाषा और साहित्य के प्रति जो रुचि है या भाषाओं का जो व्यापक परिदृश्य है, उसको हम कैसे देखते हैं। एक तरफ हमारी अपनी भाषाएं हैं, वो एक सत्य है, और एक तरफ हम ग्लोबल सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं। दिन ब दिन वी आर बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो ग्लोबल विलेज की भाषा है, ग्लोबल विलेज की भाषा आप जानते हैं कि जो प्रिडोमिनेंट कल्चर होती है, वो पॉलिटिकली जो सबसे पावरफुल नेशन होता है, राष्ट्र होता है, उसकी भाषा होती है जो राज्य करता है। इस समय चाहे आप यूरोप कहिए, चाहे अमेरिका कहिए, वही जो है पूरे विश्व का जो है नेता है, वही रूल कर रहा है, सत्ता रूढ़ वही है। तो उसकी जो भाषा है, जो सम्राट की भाषा है, वही जो है वो दुनिया में चलेगी। इसलिए एक सत्य वो है कि अंग्रेजी की जो आवश्यकता है, अंग्रेजी की जो इम्पोर्टेंस है, वो दिन ब दिन बढ़ने जा रही है। वो दुगुना, चौगुना, 8 गुना, 16 गुना लगातार वो प्रोपेंशियल ग्रोथ उसकी होनी है, वो बढ़ेगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उतने में उसमें भी हमारा विद्यार्थी उतना ही सक्षम हो जितना कि अपनी मातृभाषा में। इन दोनों चीजों को आप जोड़ेंगे कैसे? जैसे ये देखा जाए कि बहुत सारे शिक्षकों को मैंने देखा है, स्कूल में बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, स्कूल में पढ़े, और वहां पे जो रीजनल लैंग्वेजेस के जो टीचर्स हैं, उनमें एक चीज हमने देखी है, कहीं न कहीं बहुत जिसे कहते हैं कि आत्मगौरव की उनमें मैंने कमी देखी है, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं है। मतलब ये जो समाज की अच्छाई बुराई हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आधा कॉन्फिडेंस तो हमारा पहले ही। हाँ, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप द्विज नहीं है, भले ज्ञान आपको कितना ही हो। हाँ जी। तो एलीट में शामिल होने के लिए जो उच्च वर्ग है, जो प्रभावशाली वर्ग है, उसमें शामिल होने के लिए आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। और अंग्रेजी नहीं आती है अगर आपको, तो आपके अंदर कहीं हीन भावना जो है वो आने लगती है। मेरा अपनी व्यक्तिगत राय है कि जब हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, उनके जो शिक्षक हैं वो भी ऐसे होने चाहिए जिन्हें दोनों भाषाओं पे समान रूप से अधिकार हो। यह एक अत्यंत आवश्यक चीज है। इसलिए एकांगी अभी से हमें शिक्षक तैयार करने हैं, और शिक्षकों को आप कैसे तैयार करेंगे, ये भी जो मैकेनिकल हम लोग करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, लेक्चर्स कराते हैं, फिर एक एजेंडा होता है, उसको फुलफिल करते हैं। मुझे लगता है इस पे भी विचार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि वर्कशॉप्स के बजाय कैंप्स कराना ज्यादा लाभप्रद होता है, जहां पे आप 20, 25, 30 अध्यापकों को, शिक्षकों को, जो कुछ तमिलनाडु से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, तेलंगाना से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, इनको आप एक जगह इकट्ठा करें। ये आपस में 15-20 दिन तक, 2-3 हफ्ते तक साथ रहें। इनफॉर्मल तरीके से इनके अंदर एक्सचेंजेज हों, अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने जो इनोवेशंस उन्होंने किए हैं या जिन इनोवेशंस की उनको आवश्यकता महसूस हो रही है, तो इस तरह से साथ रह करके, साथ जीना, जो जिंदगी है वो एक
एक्चुअलिटी है, वो सिद्धांत नहीं है। अगर आप खाली प्रेम, सौहार्द और बड़ी बड़ी बातें करें, सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, अपने काम के प्रति, अपने उसके प्रति कर्तव्य होना चाहिए, आदि आदि बड़ी अच्छी बातें कहने से बात नहीं बनती है। आप 20-25 दिन कैंप कीजिए, शिक्षकों को साथ में लाइए, उनको साथ रहने का मौका दीजिए, अवसर दीजिए और देखिए कि वो कितने, उनकी मन की विशालता है, कितनी हृदय की विशालता है, कितनी करुणा है, कितना प्रेम है, और उसको डे टू डे लाइफ में वो कैसे उसका क्रियान्वयन हो रहा है। तो इस तरह से शिक्षकों की नई पौध तैयार करना बहुत आवश्यक है। ऐसे शिक्षक जिनमें आत्मविश्वास हो, जिनमें आत्मगौरव हो, जिनमें चरित्र की उत्कृष्टता हो, जिन्होंने अपने जीवन में प्रेम और करुणा और सहानुभूति और सौहार्द इसको जी करके देखा हो, इसका अभ्यास किया हो, ऐसे शिक्षकों की एक पीढ़ी तैयार करना वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे वैसे ही बनते हैं जैसे शिक्षक होते हैं। अगर शिक्षक जो है अच्छे नहीं हैं, गली मोहल्लों को, स्कूलों को देखिए जहां पे बहुत कम पैसों में जो हाउस वाइफ्स हैं उनको एम्प्लॉय कर लेते हैं। जब शिक्षकों के स्तर में इतनी कमी होगी, जब शिक्षकों के अंदर ज्ञान नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो वो क्या देंगे? बिल्कुल, एक नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, एक भावी पीढ़ी को, तो वो स्तर आपका कहना है कि होना चाहिए, जो कि अब नहीं। मुझे लगता है शिक्षक ज्यादा, विद्यार्थी तो शिक्षक गढ़ते हैं उनको, आप ये कहते हैं। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षकों के संसर्ग में बच्चे बड़े होते हैं, उनकी छत्र छाया में वो बड़े होते हैं, और जैसी उनको आप छत्र छाया देंगे वैसे ही वो बड़े होंगे। पौधे को जिस तरह से खाद पानी मिलती है, हवा मिलती है, धूप मिलती है, वैसे ही वो बड़ा होता है। तो शिक्षकों की उस पे मुझे लगता है कि हमें बहुत 4 वर्ष का बीएड कर देंगे, 3 वर्ष का बीए कर देंगे, 4 वर्ष का एमए कर देंगे, ये सब जो सिस्टमैटिक चेंजेज हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू गो टू द ग्राउंड एंड वर्क देयर। शिक्षा, इसमें भी कहा गया है, शिक्षा एक समाज सेवा है। ऐसे लोग ही शिक्षक बन सकते हैं जो अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हों, जो इस समाज के लिए समर्पित हों, जिनमें भविष्य के लिए चिंता हो, आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता हो, जिनके लिए सारे के सारे विद्यार्थी या सारा का सारा समाज अपने बच्चे जैसा हो। ये आवश्यक है अच्छा शिक्षक, जो कि आज से 10-20 साल पहले ऐसा हुआ ही करता था। हाँ, मैं 2-3 दशकों में ही गिरावट देखी गई है। मैंने अपनी पीढ़ी में देखा है कि मुझे ऐसे शिक्षक मिले हैं जिन पे मुझे गर्व होता है। इतने विद्वान, इतनी करुणा, इतना प्रेम, जो विद्यार्थियों की हर तरह से सहायता करते थे। बहुत ही अच्छे अध्यापक थे, जो है बहुत ही, ज्ञान भी उनका उतना ही उत्कृष्ट था जितना उनका चरित्र था। तो चरित्र और ज्ञान दोनों उत्कृष्ट थे। जी जी। तो सर, ये गुणवत्ता की आप बात कर रहे हैं, तो क्या जैसे नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए यहाँ जगह खोलने की बात है भारत में, तो क्या इससे गुणवत्ता आएगी? क्या इसको किस तरह से आप देखते हैं? स्कूलों का पीपी मोड में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या इनसे गुणवत्ता आएगी? देखिए, शिक्षा को जब आप व्यापार बना देंगे तो शिक्षा शिक्षा नहीं रह जाती है। मैंने कहा, शिक्षा में सबसे मूल में जो अध्यापक के मन में जो चिंता है वो अपने बच्चों को लेकर के है। और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपरा का जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, उनको पुनर्जीवित करना है, उनको सामने ले आना है, उन पे काम करना है। और एक तरफ आप ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड और येल और वो आप उनको ले आ रहे हैं। तो विदेशों से लाए, मुझे वैसा ही लगता है कि आप नैनीताल जाएंगे तो देवदार बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन हल्द्वानी में देवदार नहीं उगेगा। तो ऑक्सफोर्ड में सुंदर लगता है। वो जो अमेरिकन विश्वविद्यालय हैं वो अमेरिका की जमीन में पैदा हुए हैं,
और वहीं पे वो विकसित हुए हैं। आप उनकी कलम काट करके यहाँ आप रोपित करेंगे तो वो नहीं बढ़ेगी। वैसे ही होगा जैसे न्यू जर्सी की गाय को जो है पहाड़ों में बिल्कुल गाय की जगह रिप्लेस करके ले आया गया। हाँ बिल्कुल, जो बड़ी बड़ी साइज की होती हैं पहाड़ों में चरने के लिए नहीं जा पाती, उनको घरे में बांध के रखना पड़ता है। तो उस तरह की बात है। सर, मानविकी विद्या शाखा की जैसे बात थी कि जो मानविकी के जो विषय हैं वो आप एक इंजीनियर भी उनको पढ़ पाएगा, एक डॉक्टरी करने वाला भी उनको पढ़ पाएगा। तो ये चॉइस में जो विविधता दे दी गई है, जो फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है, उसका आप क्या स्वागत करेंगे? क्यों था आज तक ऐसा और अब क्या होगा तो उससे क्या फायदा होगा? एक साफ साफ स्ट्रीम थी कि साइंस है या आर्ट्स है या कॉमर्स है। फिर मैंने कहा संकल्प बहुत सुंदर है, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है जी। और ये होना चाहिए। और कई जगह इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं और सही है, लेकिन हो पाएगा? व्यवहारिक स्तर पे मैं देखता हूं कि मैंने अपने बच्चों की पीढ़ी को बड़ा होते हुए देखा है। दर्जा 4 से उनको ट्यूशन लगा दिया जाता है, सबको डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है। उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ने के अलावा उनके पास टाइम ही नहीं, वो नहीं पूरा कर पाते हैं तो वो साहित्य कहाँ पढ़ेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं दिखता है कि जो अभी तक जो हुआ है कि विज्ञान के विद्यार्थियों को आप देखिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने कभी कालिदास का मुंह देखा है, तो ऐसा नहीं है। बहुत अपवाद है कि कुछ बच्चे कुछ बुक्स लिखने लगे हैं। जैसे अभी बिरला स्कूल के एक बच्चे का इंटरव्यू किया था, इंटरमीडिएट अभी पास आउट हुआ है, तो उसने कोई किताब लिखी है, हालांकि वो एक हॉरर स्टोरी पर उन्होंने लिखी है। तो थोड़ा लिटरेचर की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, चेतन भगत को पढ़कर थोड़ा लोग फॉलो कर रहे हैं। तो बाकी क्या लगता है आपको कि भाषाई कौशल उनमें कमी होती है? जैसे वो ये कि इंग्लिश से एक भाषा आ गई है, लिटरेचर की बड़ी कमी है, तो ये सब अगर कर देंगे तो एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा साहित्यकार भी होगा या भाषाई दक्षता उसमें होगी। एक बात जो मैंने कहा ना कि शिक्षा नीति में जो विचार हैं वो बड़े सुंदर हैं और शुरू से कहा गया है कि भाषा का कौशल स्कूल से ही जो है वो उस पे जोर होना चाहिए, क्योंकि भाषा के अंदर संस्कृति, साहित्य सब कुछ सम्मिलित है। तो एक उत्कृष्ट भाषा एक उत्कृष्ट चिंतन का परिचायक है, क्योंकि चिंतन आप भाषा में करते हैं, आप हवा में नहीं करते हैं। अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आपका चिंतन समृद्ध नहीं हो सकता है। अगर आप देखिए, जो घरेलू महिलाएं हैं और जो बाहर जो महिलाएं जो काम कर रही हैं, उनमें आप देखिए भेद, तो उनकी जो भाषा की क्षमता है उसमें बहुत भेद है। जितने शब्द, जितने विचार एक कामकाजी महिला के पास होते हैं उतनी हाउसवाइफ्स के पास नहीं होते हैं। तो भाषा व्यक्तित्व का परिचायक है। जितने शब्द आपको आते हैं, जितने प्रत्यय आपको आते हैं, जितनी अवधारणाएं आपके पास हैं, उतना ही आपका चिंतन करने का जो पटल है वो विस्तृत है। हाँ। तो भाषा को तो समृद्ध करने से आप व्यक्तित्व को समृद्ध कर रहे हैं और ये बहुत सुंदर पहल है, मैं कहूंगा। और इसको जितनी तेजी से, जितना गंभीरता से इसका पालन किया जाए, उतना ही आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद होगा। जी। तो काफी बातें मुझे लगता है हो गई शिक्षा नीति पर। चलते चलते अगर कुछ और आप कहना चाहें, आपका कॉन्क्रीट बोलवाब यही है अंत में कि शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, लेकिन लागू होने की परिस्थितियां बड़ी जटिल हैं, बड़ी कठिन हैं। वहां पर बहुत काम करने की जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर। देखिए, मुझे लगता है कि जो स्वतंत्रता के बाद की जो पीढ़ी थी, या कम से कम मैं अपने शिक्षकों की बात करूं, वह लोग स्वतंत्रता संग्राम से कहीं न कहीं सीधे जुड़े हुए थे या थोड़ा सा दूर हट करके जुड़े हुए थे, लेकिन वो उसमें संपर्क में थे। स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उन लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी थी, अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, अपनी नौकरी छोड़ दी थी। इसलिए राष्ट्र निर्माण की जो
उनके अंदर जो आग थी वही आगे चल करके समाज को एक दिशा देने की जो उनके अंदर आग देखी हमने, वो धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो गई है। जब तक वो वास्तव में जिसे कहते हैं कि समाज में के हर वर्ग में जब तक बेसिक में कहूं कि जो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है, जो ईमानदारी की जो कमी दिखाई देती है समाज के हर वर्ग में, मैं खाली शिक्षक और विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी जाइए जो है आप सत्य की बात करते हैं, तो जब तक आदमी के अंदर ईमानदारी अपने काम के प्रति, अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, जब तक वो ईमानदारी का जो है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी का जज्बा नहीं होगा, तब तक समाज जो है फिर से ढर्रे पे नहीं आएगा। योजनाओं से जिंदगी नहीं परिभाषित होती है। जिंदगी स्टेट नहीं डिफाइन कर सकता है और स्टेट का काम नहीं है। जो भाषा है वो भाषा एक स्वतंत्र सत्ता है, भाषा का स्टेट से कोई मतलब नहीं। जो संस्कृति है उसका स्टेट से कोई मतलब नहीं। स्टेट का इंटरफियरेंस हो सकता है और उस इंटरफियरेंस या उस इंटरवेंशन के बावजूद जो राष्ट्र की अस्मिता है, जो राष्ट्र की संस्कृति है, जो राष्ट्र की भाषा है, वो अपनी गति से बढ़ती है और स्टेट का उसमें जो है कोई वो नहीं है। इन स्पाइट ऑफ द स्टेट इट ग्रोस। तो स्टेट उसमें अगर कोऑपरेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या गंगा में आप क्या कर रहे हैं? आप बांध बना रहे हैं, आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो गंगा से जो अब आप छेड़छाड़ करेंगे, अगर गंगा को आप छोड़ें तो गंगा बहुत अच्छी बहती है। बिल्कुल सर, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कहा गया है और स्किल्ड की बात हो रही है, कौशल की। आपको क्या लगता है भारत जैसे देश में अभी इसकी बहुत सख्त जरूरत थी कि हम व्यावसायिक शिक्षा को अकादमिक के पैरेलल ही वो जगह दें और उसमें एक रूटीन, एक पढ़ाई हो कौशल के साथ में, ताकि रोजगार मिले? देखिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक का कॉन्सेप्ट था, आईटीआई और पॉलिटेक्निक का वो था। तो आपको स्किल्स सीखनी है तो उसके लिए अलग वो होते हैं। शिक्षा का काम व्यक्ति का निर्माण है, स्किल इज सेकेंडरी। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो जब आपको कार चलाने की जरूरत पड़ती है आप कार चलाना सीख जाते हैं, कंप्यूटर चलाने की जरूरत पड़ती है आप कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं, आपको हवाई जहाज चलाने की जरूरत पड़ेगी आप वो भी सीख जाएंगे। इसलिए स्किल, मुझे लगता है कि स्किल इज सेकेंडरी। स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल ट्रेनिंग क्या है कि जो समाज है उसको, जो इंडस्ट्री है उसको कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती। तो जैसे पहले कपास की जरूरत होती थी या इंडिगो की जरूरत होती थी, अब आपको डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, या फिर आपने कहा कि पर्यटन बढ़ाना है तो होटल्स चाहिए, तो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज चाहिए, दुकानें खुल रही हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट चाहिए आपको। ये समाज का जो व्यावसायिक रूप है, उस व्यावसायिक पुर्जे तैयार करना है। हाँ, वो पुर्जे तैयार, वो शिक्षा का उद्देश्य नहीं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का। तो व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, उस पर बहुत बातें की हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति निर्माण वाली जो शिक्षा है वो कहीं इग्नोर हो जाए? वो सेकेंडरी हो जाएगी, वो सेकेंडरी हो जाएगी। क्योंकि आज भी व्यवहार में देखिए, वो उस बच्चे को इतने का 1 करोड़ का पैकेज मिला है, उसको 1.5 करोड़ का पैकेज, हर जगह तो बात पैकेज की होती है। लड़की के लिए आप लड़का ढूंढने जाइए तो पैकेज की बात होती है कि कितना पैकेज उसको मिल रहा है। तो जहां पैकेज ही सब कुछ हो तो व्यक्ति कहां से है? और ये पैकेज तो पैकेज कौन दे रहा है? माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है, एप्पल दे रहा है, गूगल दे रहा है, बड़े से बड़े पैकेज। तो वो तो इंडस्ट्रीज हैं, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनको पुर्जे चाहिए, जैसे आपने कहा वो बड़े बड़े कारखाने हैं, उनको अपने लिए पुर्जे चाहिए, उनकी खपत है और उस हिसाब से आप पुर्जे तैयार कर रहे हैं और उसको आप जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो आप सप्लाई कर रहे हैं। उसकी भी जरूरत है, लेकिन आपने वो बड़ी बात कही कि अगर आपके पास वो ज्ञान होगा, एक व्यक्ति आप अगर एक सफल होंगे तो आप वो चीजें सीख लेंगे। हाँ, इफ यू आर इंटेलिजेंट देन यू विल एक्वायर द स्किल्स। मेरा है कि अगर व्यक्ति इंटेलिजेंट है
तो वो उसको जब भी जिस चीज की स्किल की जरूरत होती है सीख लेता है। उसके लिए हर चीज की ट्रेनिंग देना जी। घर में हमें कारपेंटर की भी जरूरत होती है, प्लम्बर की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत होती है, हमें बहुत सारे टेक्नीशियंस चाहिए जो है वो। तो वो स्किल्स जो लेकर के आते हैं उनमें वो चीज नहीं है जो आपने कहा ना कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय से या किसी ऑक्सफोर्ड से जो व्यक्ति पढ़ करके आ रहा है उसका जो चिंतन है, हम लोग देखते थे तो बहुत पढ़ा लिखा है, ये सोच सकता है। वो जो दूसरा है वो बिजली ठीक कर सकता है, वो सोच नहीं सकता। वो फ्यूज अगर उड़ गया हो घर का तो हमें उसको बुलाना पड़ता है, लेकिन सोचना हो तो हम उसके पास जाते हैं जो बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ करके आया हो, जिसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी तो क्या ही अच्छा हो अगर हम सोचने वाले से ही वो काम भी करवाएं, मतलब जो काम करने वाला है वो सोच के स्तर पे भी वैसा ही हो तो और बढ़िया। तो फिर वही मैंने कहा कि पहल जो आपने की है जी, आपको सारा का सारा ध्यान स्कूली शिक्षा पे देनी चाहिए। बिल्कुल। अगर ये जो सोचना और पढ़ना और भाषा का कौशल ये सब अगर आप स्कूल में बच्चे को दे देंगे, एंड फॉर गॉड सेक ये जो एनसीईआरटी जो सिलेबस बनाने जा रही है इसको बंद कीजिए। जहां आपने सिलेबस का बोझ डाला, जहां पे आपने स्ट्रक्चर का बोझ डाला, वहां एक सुनीता जी आपने कहा चलते 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 मुझे एक बड़ी सुंदर बात याद आई और मैं वो अपने जो नीति निर्माता हैं उन तक ये पहुंचाना चाहूंगा कि गार्डनिंग आप देखते हैं तो हर माली को मालूम है कि पौधा जब कुछ बड़ा हो जाता है तब कैंची चलाते हैं। अगर छोटे पौधे पे आपने कैंची चला दी तो वो पौधा फिर बड़ा नहीं होगा। मुझे एक स्कूल का एक्सपेरिमेंट याद आता है कि मेरा बच्चा शायद 6ठी-7वीं में पढ़ रहा था और उसको THEIR और THERE दया बोलने में दोनों दया बोले जाते हैं, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग होती है। तो उसको ये समझ में नहीं आता था कि कौन सी स्पेलिंग कहाँ लगेगी, वो दोनों इस्तेमाल करता था। तो उसकी टीचर थी, तो मैंने देखा कि वो लगातार गलती कर रहा, तो मैंने उसकी टीचर से कहा कि आप इसको टोकती नहीं है गलतियां। तो टीचर ने कहा नहीं, हम लोग टोकते नहीं है, वो भाषा सीख रहा है। अगर मैं अभी टोक दूंगी उसका कॉन्फिडेंस लड़खड़ा जाएगा। क्या बात है। कहा उसको बढ़ने दीजिए ना, आप थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, आप देखेंगे कि अगले साल वो गलती नहीं करेगा, उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी कि वो THEIR और THERE का भेद करना समय से आ जाएगा। आप प्रतीक्षा कीजिए जी, कैंची मत चलाइए, कैंची मत चलाइए। तो स्कूली शिक्षा पे ध्यान दीजिए और ये सेंट्रलाइज सिस्टम मत थोपिए। स्कूलों को अपनी तरीके से बढ़ने दीजिए, एक उनको अपने ढंग से जो है काम करने दीजिए, उनको ज्यादा स्वायत्तता दीजिए, ज्यादा स्वतंत्रता दीजिए। एक डायरेक्शन आप निश्चित कर सकते हैं कि बच्चों को भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए और बच्चों को थोड़ा सा IT का ज्ञान होना चाहिए कि जिस युग में हम लोग आ गए हैं वो IT दक्षता। अब तो 3 चीजों की जो है आप स्कूलों को कह दीजिए, बच्चों को तैयार कीजिए, उनको रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, अपनी मातृभाषा पे उनको उतना ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय भाषा पे भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अंकों पे पकड़ होनी चाहिए, गणित के जो बेसिक्स हैं वो आने चाहिए और IT के जो बेसिक्स हैं, कंप्यूटर क्या होता है, स्मार्टफोन क्या होता है, इस सब के बारे में बेसिक्स उनको आने चाहिए। ये गाइडलाइन आप स्कूल को दे सकते हैं। स्कूल किस तरह से इसको अपने बच्चों को देगा, क्या उसका तरीका होगा, इसके लिए उसको ऑटोनॉमी दीजिए, उसको स्वतंत्र छोड़िए, ऊपर से शिकंजा मत कसिए। तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत ही हमारे लिसनर्स को मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आई होंगी। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी सारी बातें साझा करने के लिए।
थैंक यू जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक से हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, आप वहां अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।